YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक पढ़ा था विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस में कि एक आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड की पिघली अवस्था या जलीय विलयन, हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। तो उस विद्युत अपघट्य का एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। उस जलीय विलयन में आपने क्या करा था, दो इलेक्ट्रोड डाला था। यस, एक एनोड का काम करता था और एक कैथोड का काम करता था। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई थी, बोलो सही है। तो हमने ये देखा कि कुछ पदार्थ एनोड पर और कुछ पदार्थ कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं, एकत्रित होते हैं। या इस प्रकार से इन पदार्थों का क्या हुआ, वहां पर एकत्रित होना हुआ, क्या हुआ, आकर्षित होना हुआ, वहां पर डिपॉजिट हुआ। तो कितनी मात्रा में ये पदार्थ डिपॉजिट होता है, इसके लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो हम ले सकते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ, आप लोग लिखेंगे तो इसने दो लॉ दिया था, दो नियम दिया था। फर्स्ट, क्या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसने क्या कहा था, किसी इलेक्ट्रोड पर जब विद्युत धारा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उन पे डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। तो उन्होंने कहा पदार्थ की जो मात्रा है उस पर प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। मतलब W इज इक्वल्स टू ZQ। आप जानते हो चार्ज की मात्रा क्या होती है, विद्युत की मात्रा क्या होती है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। सो क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू ZIT, एक फॉर्मूला बनता है। यहां पर कोई फिगर नहीं बनाने हैं, बात समझने के लिए बनाया गया है। तो कितनी मात्रा वहां पर डिपॉजिट होगी, W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, इसको Z को बोला जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोफिशिएंट या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपको इसका मतलब बता देते हैं। इसका मतलब होता है, यहां पर समझा देते हैं, Z इज इक्वल्स टू रासायनिक तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट F का मान अगर आपको पता हो तो वो भी लिख देते हैं। E इसका मान होता है 96,500 क्या कुलाम, कुलाम में C लिख दिया मैंने इसके लिए। तो ये इसकी मान है। I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। T जो है टाइम है, समय है, इसका यूनिट यहां पर रहेगा सेकंड। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि फैराडे विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम लिखा जा सकता है, छोटी सी एक लाइन लिख लीजिएगा। लिखो, विद्युत अपघटनीय विलयन में
विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा, ब्रैकेट में लिख सकते हो विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। कुछ लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं ना। तो ये यहां पर जो जो चीजें हैं मैंने बता दिया। W मतलब क्या हुआ यहां पे, बोलो बोलो, डिपॉजिट, जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसकी मात्रा यानी कि ग्राम वैल्यू। तो क्या कह सकते हैं, मुक्त पदार्थ की मात्रा। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा लॉ देखेंगे। यहां पर क्या हुआ था, जब आपने किसी एक क्या सॉल्यूशन पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे, तो उसके इलेक्ट्रोड पर कितनी पदार्थ मुक्त हुई थी, कितनी पदार्थ मुक्त हुई थी, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते जाओगे उतनी ज्यादा पदार्थ मुक्त होते जाएगा। ये इसका साइंस है। सेकंड ये है कि यदि हम दो या अधिक सेलों को मिटा दें इसको, दो या अधिक सेलों को हम यदि सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा, सब में इक्वल इलेक्ट्रिक की मात्रा प्रवाहित होगी। बोलो, बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, चित्र बना के दिखाता हूं। मेरे पास ये दो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये दो सॉल्यूशन है। एक ये हो गया, ये दूसरा सॉल्यूशन। इसमें भी मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसमें भी। हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा, इनर्ट मेटल है, अक्रिय धातु है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ क्या होंगे। तब एक बात समझ में आती है, सबसे पहले विद्युत धारा दोनों में समान प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। या जितना ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा उतना ही ये भी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी कि दोनों में Q की वैल्यू इक्वल है। यस, तो हम यहां पर समझ लें, फिर उसके बाद हम इनके लॉ लिखेंगे। देखिए, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए मैंने क्या कहा, पहला विद्युत अपघट्य का विलयन ये है और ये दूसरे का हो गया। इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं। दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, दोनों का Q इक्वल है। सो फर्स्ट लॉ के नियमानुसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ में क्या है, W1 है ना, इसमें डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, W1, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं लिखे तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू Z। तो यहां पर मुक्त होने वाले पदार्थ Z1 होगा, क्योंकि इक्वल क्या चीज है, Z, Q इक्वल है दोनों में। सो ये कांस्टेंट हो जाएगा Q। तो ये हो गया। दूसरा, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, W2 इज इक्वल टू Z2Q होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब बताओ,
हम दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 होगा। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था Z का मतलब होता है E बाई फैराडे कांस्टेंट, है ना, 96 500 बोलो कूलम में। तब इस जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो E1 बाई E2, क्योंकि वो तो कट जाएगा, बोलो। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू E1 बाई E2, यानी कि हमारा यहाँ पे मतलब ये निकला कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये नियम बनेगा। ये हम बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्टों में विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। समान विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कंडीशन क्या रहता है कि उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए, श्रेणी में जोड़ दिया जाए। तो हमने क्या कहा, यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी सेल श्रेणी में जुड़े हों तो समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। तो हम लिखें, बोले, लिखो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में समान विद्युत मात्रा प्रवाहित करने पर समान विद्युत मात्रा का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, हमने इक्वली पास किया, उसमें प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों, सॉरी तुल्यांकों मत करिए, तुल्यांक कर लीजिएगा, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, इनके भी न्यूमेरिकल हम तब करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी बातें इसके बाद बताऊंगा, वो सुन लीजिएगा। E होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई वैलेंसी। मोलर मास मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास ना, हो गया क्या? यहाँ पे क्या क्या चीज लिखी हो वो तो क्लियर है ना पूरा, बस क्या चीज नया आया है यहाँ पे, ई, है ना। यहाँ पे क्या नया चीज आया, ई क्या चीज है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या क्या कह सकते हैं, सॉरी विद्युत नहीं शब्द है, रासायनिक तुल्यांक ओनली। रासायनिक तुल्यांक का क्या मीनिंग हुआ, इसको क्या बोले हमने, रासायनिक तुल्यांक को क्या बोलते हो आप लोग, या तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार जान चुके हो बस इसके पहले वाले चैप्टर में, क्लियर है ना। जिन्होंने उस दिन नहीं आए थे उनके लिए यूट्यूब में मेरी क्लास है इक्विवेलेंट मास के रूप में, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, यूट्यूब में जो भी क्लास डाली जा रही है सबसे पहले तो आप लोगों की हेल्प के लिए है, और आप लोग यूज करते हो कि नहीं करते हो डिपेंड करता है आप पे।
ठीक, तो चलें मिटा दूं। अच्छा, इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगर आप याद नहीं आ रहा हो तो मैं याद दिला दूं। सबको याद आ रहा है कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बाय क्या, संयोजकता, वैलेंसी, या ऐसे कह सकते हैं एटॉमिक मास अगर वो एटम है तो, या है ना एलिमेंट है तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, संयोजकता। मिटा दूं? मैं Z के बारे में थोड़ी बात, सॉरी यहां पर हमने लिखा था F, याद है आपको? 96,500। इसका मतलब थोड़ा समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको न्यूमेरिकल करने में आसान लगेगा। हम यहां पे जान चुके हैं Z क्या चीज है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट जो है Z है, Z की वैल्यू क्या बताया था मैंने? E/96,500। अगर E/96,500 नहीं लिखते हैं तो E/F लिख सकते हैं, ठीक है। और F का मान क्या बताया था मैंने? 96,500 कूलम। ये फैराडे का मतलब क्या हुआ, इसको जानना है। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का आवेश यानी चार्ज। कितने का? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब कण। 1 मोल में इतने होते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास 1 मोल का बात हो गई, 6.022 इंटू 10⁻23, यस, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 96,500 कूलम। अब इसका मतलब ये हुआ, समझो जरा यहां पे। अच्छा, एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा 500, 498 या 99 ऐसा कुछ आएगा, या तो फिर हमने बस थोड़ा सा फर्क है तो हमने उसको एक राउंड अप नंबर ले लेते हैं, राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो चलो क्लियर हो गई। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस कॉन्सेप्ट का हमें बहुत बड़ा यूज मिलेगा हमारे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब ये कैसे यूज होगा मैं न्यूमेरिकल्स में जाऊंगा तब बातचीत करूंगा। इस नियम को याद रख के चलेंगे, इसे याद रखेंगे, नोट आपके लिए। इस पेज को नोट पेज बना लो, ये आपके काम आने वाले पेज। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता नेक्स्ट टॉपिक है। उसके लिए हम कुछ चीजों को जानेंगे। ये एक बिखरा हुआ टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा सजा के बात करेंगे और समझेंगे। मिटा दूं इसको। अभी जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा, पर उसका पूरा यूज हम इस केमिस्ट्री में करेंगे। तो वो क्या क्या चीज है आपको बता देते हैं। मिटा दूं। चालकता, कंडक्टेंस। कोई सिंपल सा, आपने किसी मेटल का चालक लिए हैं, मेटल का कंडक्टेंस लिए हैं, कंडक्टर लिए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है, यस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली बात है
कि इनके लिए हमने क्या सोचा था, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ओम ने अपना रोल दिया था, आपको याद होगा, उसने अपना नियम दिया था। क्या नियम दिया था? ओम्स लॉ क्या था कि हम किसी, ये इसको यहां से यहां तक को हमने क्या मान लिया, एक कंडक्टर है, एक चालक है, ए पॉइंट बी पॉइंट प्लस माइनस, इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, कितनी विद्युत की मात्रा, विद्युत धारा बह रही है, उसको पता लगाने के लिए हमने इसमें एम्पियर मीटर रखा। एम्पियर मीटर हमको आई बताती है। यस, हमने इसमें क्या रखा, इस चालक के इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या बोलते हैं, विभवांतर है, तो वो बताने के लिए हमने क्या रखा, इस जगह पर हमने इसमें जोड़ दिया वोल्टामीटर। बोलो, वोल्टामीटर जोड़ दिया तो वोल्टामीटर का वी ही वैल्यू मिलती है। यस, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने पास हो रही है, ये डिपेंड करता है कि इसमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना होगा, जितनी की इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कितना I, तो V इज इक्वल्स टू आर आई। यस, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई I। मतलब ये हुआ कि जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें उतना ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विद्युत विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा। जितनी तेज विद्युत धारा होगा इस जगह पर V और इस जगह पर V और V1 एंड V2। यस, यानी कि V इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। यही बोल रहा है ये, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन ये तभी डिफरेंस ज्यादा होगा जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह में कोई ना कोई अवरोध होगा, कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये इक्वली हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक समानुपाती है, तो इन दोनों के बीच में क्या मिला आपको, अगर इसको हटाए तो आर आई, अगर ये नहीं होता तो फिर ये इक्वल हो जाता। यस, तो रेजिस्टेंस का, तो यहां पर कितना हुआ, R इज इक्वल टू क्या हुआ, V बाई आई। ये हमने कहां पे पढ़ा था, ओम्स लॉ में। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, छोटी सी लाइन है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, देखो, किसी चालक में, कंडक्टर ना, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके विभवांतर के समानुपाती होता है, या यूं कह सकते हैं, मैंने उल्टा बोला, मतलब ये भी होता है, एक ही मतलब, समानुपाती मतलब एक ही होता है, ठीक है, मैंने ऐसे बोला था। चलो यहां पर मैं क्या बोल रहा था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनमें जो होने वाला विभव में अंतर, विभवांतर किसके समानुपाती होती, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मैंने उल्टा लिखा है, इसको और सीधा लिखा देता हूं, जैसे कि मैंने फॉर्मूला दिया उसी रूप में लिखा देता हूं। तो लिख लो, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मिटा दो ना। हाँ, मतलब ये बोला जितनी ज्यादा विद्युत धारा तेजी से बहेगा इसमें, हेलो, जितनी ज्यादा तेजी से इसमें बहेगा, जितना स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, उतने दोनों के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया इसके बारे में। अब रेजिस्टेंस का नियम क्या कहता है, प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, रेजिस्टेंस लॉ लिख सकते हो, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस लॉ। ये क्या होता है,
ये देखिएगा, ये वायर है, प्लास्टिक के अंदर है। चलो एक चीज और दो चीज बता देता हूँ। ये जब प्लास्टिक की कवर रहती है ना, वो पीवीसी का होता है ना, क्या बोले, ऊपर का जो कवर रबर नहीं होता, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा चलिए, इसके अंदर वायर है, तार है, यही चालक होता है ना, ये ऊपर नहीं होता, नीचे छूते तब करंट लग जाती है। हाँ, तो ये जो तार है, इसके बारे में बोला कि मैंने इस तार को निकाल लिया, एक ठो मान लीजिए, या अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी वो पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पर बोला है रेजिस्टेंस पता लगा लिए थे। आर क्या रेजिस्टेंस है, आपको पता है ना ये कि क्या चीज है ना, या क्या क्या चीज है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। वी क्या चीज है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि क्या कहते हैं, विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर, विभव अंतर, विभवांतर, या। और आई क्या चीज है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरोध का क्या नियम है। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में, बहाव में अवरोध, मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही तो हम बोलेंगे उसमें प्रतिरोध शून्य है। और यदि विद्युत धारा जितनी बहनी चाहिए, हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजा है उतनी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है उसमें प्रतिरोध आया है, यानी कि अवरोध आया है, रुकावट आई है। तो प्रतिरोध यानी रुकावट, तो रेजिस्टेंस। तो ये रुकावट क्या है, जरा ध्यान देंगे। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एक एक करके समझा रहा हूं। दो पार्ट है इस नियम का, दोनों को एक साथ मिला दूंगा, आपको नहीं कुछ करना है। तो तार की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उसमें प्रतिरोध उतना ही होता जाएगा। यानी कि छोटी वायर है और उसमें कोई बल्ब जला रहे हैं इलेक्ट्रिक भेज करके, तो उसमें लाइट बहुत ज्यादा आएगा। और तार की लंबाई बढ़ा दी है आपने और वो बहुत दूर जला रहे हो लाइट, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी, वहां की लाइट थोड़ी धीमी जलेगी, या। तो ये बात कहता है। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर मेरे को बहुत दूर भेजना है तो मैं तार की लंबाई को बस को ना बढ़ाऊं, उसकी मोटाई को भी बढ़ा दूं। अगर मोटाई बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल गई उसको इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। सो क्या होगा, इसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये नहीं लिखूंगा ना, ध्यान से इसको मत लिखना आप। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये एरिया है, मोटाई है, यस। तो क्या क्या मिला आपको, आर लंबाई के समानुपाती और उसके मोटाई के, यानी कि एरिया के या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने बराबर रो बाई एल, सॉरी रो एल बाई ए, ये यहां पे ये चीज मिले। ये एक बात होता है, क्लियर है ना। यहां पे क्या क्या चीज है, आर क्या प्रतिरोध है, यहां पर दो चीजें आई, यहां पर आया क्या चीज आया, एल। एल है तार की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। दूसरी बातें, ए क्या चीज है, चालक का क्षेत्रफल, चालक की मोटाई भी कह सकते हो, चालक का क्षेत्रफल, एरिया, यस। और क्या चीज है, एक और चीज आया है, रो। क्या है, रो। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंसी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। आपकी बुक में रेजिस्टिविटी लिखा, कौन सी बुक है, अच्छा हाँ चलो ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम से जाना जाएगा, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी शब्द लिखा जाता है हिंदी में। तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, यानी कि क्या बोला था मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, जरा देखें, एक मिनट और यहां पर ध्यान देंगे। आर, सबकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, चलिए। यूनिट ऑफ आर, आर का प्रतिरोध क्या होता है, ओम। इसको हम लिखते हैं किससे, इस तरह से, ठीक है, रो।
अब हम किसके लिए लिखेंगे यूनिट, किसका पता लगाएंगे, इसका। ठीक है, तो रो का यूनिट क्या होगा, इकाई। रो की इकाई क्या होगी, इकाई क्या होगी। इसको पता लगाने के लिए हमको फॉर्मूले को कहां ले जाना पड़ेगा, बोलो, रो इज इक्वल्स टू, बोलो, आर ए बाई एल। तो रो आर का कितना है, ओम, इसका क्या सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर। चलिए, अभी जगह नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो जो आपको नोट करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां तो लिख लिया ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखो, इसको मिटा दो, मिटा, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों लॉ को मैं एक साथ मिला करके बोलूंगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, लिखो, देखो, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा तुम, बेटा इन सब फॉर्मूले को याद रखना है ना, एग्जाम में इनके थ्योरी नहीं आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और समझ रही बातें, उनको रहने दीजिए। हमने एक और शब्द आता है कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता। कंडक्टेंस, चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता को हम C से डिनोट करेंगे। अगला नंबर लगा दीजिएगा ऐसे ही बिल्कुल बंद करके, इसके स्पेशल कुछ नहीं है। चालकता क्या होती है, उसके प्रतिरोध का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम होता है, 1/r। समझ में आ गई बातें। चालकता क्या होता है, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये जानकारी में रखने के लिए सब है, यानी एक ऐसे लाइन खींच करके बंद कर देना, नहीं टॉपिक। अगर एक एक मैं आपको डेफिनेशन लिखाने लगूं तो फिर आप लोग कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आर के लिए आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, रो, मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, रो, हाँ, ए बाई एल, ये लिखे थे, अच्छा, रो एल बाई ए, सॉरी, एल बाई ए। तो आपने, हाँ, तो इसको यहां पे लगाओ तो क्या मिलेगा आपको। एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू रो, सॉरी क्या होगा, ए बाई रो एल हो जाएगा, ठीक है। अभी लिखेंगे नहीं ना, बस आपको बता रहा हूं, अभी लिखेंगे नहीं। हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और। एक शब्द और आता है आपके पास, विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। इसको दिखाते हैं कप्पा से, छोटा सा ऐसे, पर ये छोटा ही बनाना है, कप्पा। यस, इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा, ऐसे कप्पा बोलते हैं। ये कप्पा जो है 1/ρ होगा, पप्पा, पप्पा का इनवर्स कप्पा। यस, चलिए, ये एक बात हुई। एक और चीज आता है सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। ये सब बिखरा हुआ छोटा छोटा टॉपिक है। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को दिखाएंगे x से।
हम लोग किसी मेटल की प्रतिरोध या मेटल की चालकता का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं। ये फिजिक्स वालों का काम है, जितना हम लोग अभी पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री वालों का काम है किसी सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह कितना होगा, उसमें कंडक्टेंस कितना होगा, उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, उसमें क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी कितनी होगी। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमको कहाँ पे करना है? सॉल्यूशन में करेंगे। अब सवाल हुआ कि ये सब कैसे पता लगाया जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में लेते हो? किसी सेल में लेते हो ना। सॉल्यूशन को हमेशा किस में लोगे? सेल में लोगे। अब सेल कैसा भी हो सकता है, बहुत सारे इसमें तरीके रहते हैं सेल लेने का। सिंपल सा हम सेल ले रहे हैं। चलिए, ये है एक छोटा सा पात्र है, वेसल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। यस, ये ऊपर से इसके ढक्कन के साथ इनको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। इसमें सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन में डुबाया गया है। अब जो भी है यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका, यानी कौन सा सॉल्यूशन है? विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है। उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही, कितने रेजिस्टेंस है, ये सब पता लगाना है। तो अब देखिए, इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच क्या बनेगा? इस तरह का एक क्षेत्र बनेगा जहां का सॉल्यूशन होगा। इन दोनों के बीच का जो है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हमने L माना। कितना माना? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हमने क्या माना? स्मॉल l माना। और जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना होगा? उसको हमने a माना। यस, तो इस बेस पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो सॉल्यूशन है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यानी उसकी क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कितनी है, उसकी चालकता कितनी है, इसका अध्ययन करना है हमें। यस, तो इसके लिए ये सेल, तो सेल में क्या हो रहा है कि सेल में उसके डिस्टेंस फिक्स है, इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी फिक्स है और उनका क्षेत्रफल भी फिक्स है। इसलिए उसको एक साथ कह दिया जाता है सेल स्थिरांक, यानी कि x = L/A। सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रही है, क्योंकि एक बार जो सेल खरीदा गया उसके लिए सेल कांस्टेंट फिक्स है। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? L/A। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, एरिया। वो सेल खरीदोगे तो सेल में वैसे ही लिखा रहेगा x = इतने जो भी लिखा रहेगा, मतलब सेल कांस्टेंट वैसे लिखा हुआ रहेगा। या फिर लिखा रहेगा, जो सेल जब खरीदोगे तो, या फिर सेल बनाओगे तब, अब ये चीज ध्यान रखते हुए बनाओगे कि इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और उसका इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से फिक्स हो जाता है सेल कांस्टेंट। तो क्या मतलब हुआ? सेल स्थिरांक का क्या मीनिंग हुआ? बोलो। सेल स्थिरांक का मीनिंग हुआ कि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखो, अभी इससे पहले का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, वो आपके यूज होने वाला है। ये अभी आपके यहां के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो बोलो, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बोलो। विद्युत अपघटनी सेल में या विद्युत चालक सेल में, विद्युत अपघटनी चालकता सेल में, अच्छा वर्ड है, विद्युत अपघटनी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा, दूरी मतलब ब्रैकेट में लिख लो L, तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सेल स्थिरांक कहलाता है। अच्छा, अभी तक जो चीजें आपने पढ़ा है, ठीक है बेटा जी, अभी तक जो चीजें आपने पढ़ा है
उन सब फॉर्मूलों का यूज जरूरत के हिसाब से होगा, न कि इसका कोई क्वेश्चन बनेगा। बस इसका एक क्वेश्चन है अभी तक, मतलब फैराडेज लॉ जो फैराडेज लॉ जो था उनको उनके वो आएगा एग्जाम में, उनके न्यूमेरिकल्स आएंगे और ये इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा, यानी जितने भी फॉर्मूले हमने देखे थे ये जनरल फॉर्मूले थे, जनरल ये नियम था और कुछ नहीं था। अब चलते हैं, नोट करोगे क्या? नोट कर लो, यहाँ पर इसके फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब चलो भाई, इसका यूनिट क्या होगा बताओ? इसका यूनिट क्या होता? ओम। तो क्या होगा? पर ओम। यूनिट क्या होगा इसका? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है, वो जरूरत पड़ेगी तो यूज करते हो। एस से बताते हैं सीमेन, या क्या लिख सकते हैं? एस। ओम इनवर्स को सीमेन बोलते हैं, एस से भी दर्शाते हैं इसका यूनिट को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। मिटा दूं? बोलो, मिटा दूं? अब कुछ बातों को देखें। हमने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने फैराडेज लॉ में क्या पढ़े थे बेटा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इज इक्वल्स टू ZQ। बिल्कुल क्लियर है? Z का मतलब बता दिया था, Q का मतलब अब जानते हैं, W इज इक्वल्स टू ZIT। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है? W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू E1 बाई E2। हो गया। हमने और क्या पढ़ा था? हाँ, ओम का नियम पढ़े थे। चलो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू RI, तो R इज इक्वल्स टू V बाई I। ये सिर्फ रेजिस्टेंस को बताने के लिए नियम है। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज, उसकी तरफ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है क्या होगा? रो L बाई A। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था L बाई A इज इक्वल्स टू X। मैं यहां पर रख देता हूं R इज इक्वल्स टू, तो रो X। हमने ये भी पढ़ा है 1 बाई C, हमने ये भी पढ़ा है 1 बाई कप्पा, और हमने पढ़ा है X, ठीक है। तो क्या मिलेगा? कप्पा इज इक्वल्स टू C X। ले, तो ये सब आपके दिमाग में चलने वाली खेल है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें क्लास 9th या 10th में पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। मैंने इसमें से कुछ भी नया 11th के लिए, 12th के लिए कुछ नहीं बताया, सब 9th और 10th के अंदर पढ़े थे आप लोग। सेल कांस्टेंट, चलो हो गया। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में तो।
फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।